हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज लिमिटेशन एक्ट 1963 का पार्ट 2 एमसीक्यू लेकर हाजिर हूँ। ये जो एमसीक्यू हैं मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू हैं। मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि मैं आपको 80 ऐसे एमसीक्यूज दूंगा जिन्हें किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है, और इसके लिए मेरी बात को वेरीफाई करने के लिए आज से पिछले 20-25 सालों के जो भी जुडिशरी के पेपर हैं जिसमें लिमिटेशन एक्ट प्रेस्क्राइब्ड है, उठा के आप देख सकते हैं। इनमें से पूछा ही जाना है, और इसके बाद कुछ यदि नया उनके पास है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि सेक्शन इतने ही हैं और इतने ही रहेंगे। जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं होता, जब तक चीज़ें यही रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये पहले पार्ट में 20 एमसीक्यू थे और इसको मैंने 21 से शुरू किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की ज़रूरत है। पूछा जा रहा है कि जहाँ की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के वाद के परसीमा का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक वह प्रशासन पत्र चलता रहे। इस बात का प्रावधान बताइए कहाँ पर है। तो क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं। पहला है धारा 3, दूसरा धारा 5, तीसरा धारा 10, चौथा है धारा 9 यानी कि सेक्शन 9। अब आपको बताना है कि ये इस चीज का प्रावधान कहाँ है कि अगर किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसी के ही ऋणी को अनुदत्त कर दिया जाता है तो वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परसीमा का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक वह प्रशासन पत्र चलता रहे। तो इसका आंसर है सेक्शन 9। सेक्शन 9 के प्रोवाइजो में ये बात कही गई है, और इस बात को हम शॉर्ट में इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 9 का हम प्रोवाइजो समझते हैं। प्रोवाइजो में कहा गया है कि किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, इसने बी को कुछ रुपए उधार दे रखे हैं। मान लीजिए 1,00,000 रुपया उधार दे रखे हैं। उधार दे रखे हैं। कुछ समय बाद यानी कि ए को बी ऋण दे रखा है, तो ये तो हो गया ऋणी यानी कि डेटर, और ये क्रेडिटर। ये देनदार है, ये लेनदार है। इनके बीच में ये संबंध है और ये चल रहा है। कुछ समय बाद एक को लगता है कि मुझे मेरे जो भी लीगल एयर्स हैं उनको बिल कर देनी चाहिए। तो मान लीजिए कि इसके पास पुत्र हैं
दो पुत्र मान लीजिए हैं, पत्नी है, इनके नाम पर वो बिल कर देता है, एक वसीयत तैयार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है कि मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगा। उसे लगता है कि उसे बिल कर देनी चाहिए, तो उसने बिल कर दिया। तो ए ने बिल कर दिया अपने ही उत्तराधिकारियों के प्रति। खुदा न खास्ता एक की डेथ हो जाती है, एक की डेथ हो जाती है। अब जब एक की डेथ हो जाएगी तो ये बिल जिंदा हो जाएगी, और इसके जो उत्तराधिकारी हैं ये कोर्ट जाएंगे बिल की क्रेडेंसी के लिए, प्रोबेट लेने के लिए। अब जब ये कोर्ट गए और कोर्ट ने, अब इन्होंने ये भी बताया कि ये डेटर है और इन पर भी इनका 1 लाख रुपया है, तो कोर्ट बिल पर प्रश्न सुनने के लिए कोर्ट को यदि लगता है कि इसकी जो संपत्ति है, एक की जो भी संपत्ति है उसका वो प्रशासन पत्र जारी कर देता है, और उसमें वो जो प्रशासन पत्र कोर्ट जारी करता है उसमें बी को ही वो प्रशासन पत्र बी के नाम जारी कर देता है, या बी को ही अंदर कर देता है। तो अब ये बी जो है एक की संपदा का एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। अब समझना है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो ये कहता है कि कोर्ट ने जो प्रशासन पत्र इशू किया है, जारी किया है, उसी ऋणी के पक्ष में या उसी ऋणी को ही अनुरक्त किया है, तो ये जब तक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन पत्र जारी रहेगा तब तक ये जो इसके उत्तराधिकारी हैं, ये जो इसके उत्तराधिकारी हैं, ये बी से ऋण वसूल नहीं कर पाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि इसके विरुद्ध वाद नहीं ला पाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि इनके द्वारा बी के विरुद्ध वाद लाने की जो परसीमा अवधि है, जो परसीमा काल है, वो स्थगित रहेगा, वो रुका रहेगा। और जैसे ही ये प्रशासन पत्र समाप्त हो जाता है, ये प्रशासन पत्र जैसे समाप्त हो जाता है, जो कोर्ट ने प्रशासन पत्र बी को अनुरक्त किया था एक ही संपदा के लिए, जैसे ही ये प्रशासन पत्र समाप्त हो जाता है, वैसे ही इन उत्तराधिकारियों के पक्ष में इनसे ऋण वसूल करने की परसीमा अवधि शुरू हो जाएगी। परसीमा अवधि शुरू हो जाएगी।
कहने का मतलब ये है कि धारा 9 ये कहती है कि यदि एक बार समय का चलना या बीतना प्रारंभ हो जाता है तो कोई वाद या आवेदन को संसित करने के लिए कोई भी तत्पश्चातवर्ती निर्योग्यता या अयोग्यता उसे रोक नहीं सकती। ये कहती है धारा 9। अब धारा 9 के प्रोवाइजो में ही धारा 9 का अपवाद दिया गया है, हम अपवाद कह सकते हैं इसको, प्रोवाइजो दिया गया है और इसमें यही बात बताया गया है कि इस तरह की निर्योग्यता समय को रोक देगी। प्रोवाइजो में स्पष्ट किया गया कि यदि किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ही ऋणी को अनुरक्त कर दिया जाता है तो वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के लिए, यानी कि जो 1,00,000 रुपया ए ने बी को दिए थे, जो 1,00,000 रुपया ए ने बी को दिए थे, इस 1,00,000 रुपए को वसूल करने के लिए ए के जो उत्तराधिकारी हैं वो तब तक उसके विरुद्ध वाद नहीं ला सकते या नहीं ला पाएंगे जब तक कोर्ट के द्वारा ये प्रशासन पत्र जारी है। जैसे ही ये प्रशासन पत्र समाप्त हो जाता है तो उनके उत्तराधिकारियों को हक मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है कि वो बी से उस ऋण की रिकवरी करें और इस रिकवरी करने के लिए प्रशासन पत्र के समाप्त होने की तिथि से उस ऋण को वसूल करने की परिसीमा काल शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक प्रशासन पत्र जारी रहेगा, जब तक ए के उत्तराधिकारी बी से वो 1,00,000 रुपया वसूल करने के लिए वाद नहीं लाएंगे। ये इसका अपवाद है, चूंकि कोर्ट ने बी के पक्ष में प्रशासन पत्र जारी कर दिया, यानी कि बी को ही ए की संपदा का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। तो जब तक वो प्रशासन पत्र जारी रहेगा तब तक बी ए के उत्तराधिकारी बी से वो 1,00,000 रुपए वसूल करने के लिए वाद नहीं ला पाएंगे। जैसे ही प्रशासन पत्र समाप्त होता है तो बी के उत्तराधिकारी उसके विरुद्ध उस 1,00,000 रुपए को वसूल करने के लिए वाद ला सकेंगे। ये कहता है धारा 9। तो धारा 9 मुझे लगता है कि अब तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि धारा 9 तो पहले अपनी बात स्पष्ट करता है कि अगर एक बार समय का चलना शुरू हो जाता है तो तत्पश्चात कोई भी निर्योग्यता या अयोग्यता उसे रोक नहीं सकती। और इसी नियम का ये अपवाद सेक्शन 9 के प्रोवाइजो में दे दिया गया है और उसी प्रोवाइजो से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे लगता है अब स्पष्ट हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित को अपवर्जित कर दिया जाएगा। अब आपको बताना है धारा 12 के अंतर्गत किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में किसे अपवर्जित किया जाएगा इन चारों में से। पहला है वह दिन जिस पर परिवादित निर्णय सुनाया गया था। दूसरा है वह डिक्री या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है कि प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय, या फिर वह दिन जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जाती है, या फिर वह दिन जिस पर वाद, अपील या आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। और ये क्वेश्चन एचजेएस में भी पूछा गया है, आपको इसका आंसर बताना है। तो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जाती है अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो ये सेक्शन
12 की बात है, जिस पर वीडियो मैं दे चुका हूं। आप उस वीडियो को देख करके सेक्शन 12 को पूरी तरह से समझ सकते हैं। सेक्शन 12 के अंतर्गत जो 4 क्लासेज हैं उन्हीं को ही आपको दिमाग में रखना है। उससे ये चूँकि 4 क्लास हैं, उनमें से कोई भी क्लास से क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। किसी पंचाट को आपास्त करने के आवेदन के लिए विहित मर्यादा काल की संगणना करने में वह समय जो कि पंचाट की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षणीय हो अपवर्जित कर दिया जाएगा। अब बताना है कि ये बात किस सेक्शन के किस क्लास में कही गई है, चूँकि सेक्शन के साथ में यहाँ पर क्लास भी पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई मर्तबा। आपको बताना है पंचाट याद रखना है सेक्शन 12 में किस क्लास में पंचाट को लेकर के बात की गई है। तो आपको बताना है पहला धारा 12(1) के अंतर्गत, धारा 12(2) के अंतर्गत, धारा 12(3) के अंतर्गत या फिर धारा 12(4) के अंतर्गत। तो पंचाट को लेकर के बात सेक्शन 12 के क्लास 4 में की गई है और इस पर भी मैं पहले बता चुका हूँ। सेक्शन 12 पे कंप्लीट एक वीडियो है, उसे आप देख लेंगे। सारे सेक्शन के सेक्शन के सारे क्लास आपको क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ एक बार आपको वीडियो देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन करने में लगा समय अपवर्जित कर दिया जाता है। अब आपको बताना है, चूँकि अकिंचन के संबंध में सीपीसी का जो ऑर्डर 33 है वो बात करता है। अब यहाँ पर उस अकिंचन व्यक्ति को अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन में जो समय लगा उस समय को अपवर्जित कर दिया जाता है। ये किस सेक्शन के अंतर्गत है ये आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर पता ही चल गया होगा। ऑर्डर 33 सीपीसी का संबंध लिमिटेशन एक्ट के धारा 13 से है। तो आपको ये सेक्शन 13 याद रखना है। अकिंचन के लिए बनाई गई है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत और अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन करने में जो समय लगता है उसे लिमिटेशन एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत अपवर्जित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 16 जो कि संबंधित है वाद संसित करने का अधिकार उत्पन्न होने पर उससे पहले मृत्यु का प्रभाव लागू नहीं होती। तो इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो है सेक्शन 16 पर, सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखे हैं सेक्शन वाइज, वो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो धारा 16 के नीचे अपवाद बताए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। धारा 16 जो कि संबंधित है वाद संसित करने का अधिकार उत्पन्न होने पर उससे पहले मृत्यु का प्रभाव। तो ये धारा 16 किन चीज़ों पर या किस तरह के वादों पर लागू नहीं होगी अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पहला है हकसुफा के अधिकार के प्रवर्तन के लिए वादों को, स्थावर संपत्ति के कब्जा लेने के वादों को, वंशानुगत पद का कब्जा लेने के लिए वादों को या उपर्युक्त सभी को। तो उपर्युक्त सभी वादों को धारा 16 लागू नहीं होती है और ये बात धारा 16 के अपवाद के अंतर्गत बता दी गई है। तो आप बेयर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको डिटेल में मिल जाएगा।
जो आपको उचित लगे, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। परसीमा अधिनियम की धारा 17 प्रयोज्य नहीं होती है। अब आपको बताना है कि इनमें से धारा 17 लिमिटेशन एक्ट की लागू नहीं होती है। आपराधिक कार्यवाहियों में, सिविल कार्यवाहियों पर, निष्पादन कार्यवाहियों पर, या फिर ए एवं बी दोनों पर। तो आपको बताना है कि धारा 17 प्रयोज्य नहीं होती। तो धारा 17 आपराधिक कार्यवाहियों में प्रयोज्य नहीं होती, सिविल कार्यवाहियों पर और निष्पादन कार्यवाहियों पर प्रयोग होती है, लेकिन आपराधिक कार्यवाहियों पर प्रयोज्य नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ विशेष आपराधिक कार्यवाहियों पर लिमिटेशन एक्ट प्रयोग होता है, लेकिन सेक्शन 17 प्रयोज्य नहीं होती। सेक्शन 17 आपराधिक कार्यवाहियों पर प्रयोज्य होती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जहां की किसी निर्णीत ऋणी ने किसी डिक्री या आदेश का परसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया गया है, वहां न्यायालय उक्त परसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णीत ऋणी द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए क्या करेगी, यानी कि कोर्ट क्या करेगी। यदि स्थिति ऐसी हो जहां किसी निर्णीत ऋणी ने किसी डिक्री या आदेश का परसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया गया हो या रोक दिया गया हो, वहां न्यायालय उक्त परसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णीत ऋणी द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए क्या उपचार देगी। परसीमा काल को बढ़ा सकेगी, परसीमा काल को नहीं बढ़ा सकेगी, न्यायालय के विवेक पर है, या फिर ए और सी दोनों। आपको बताना है कि यदि स्थिति ऐसी हो कि कोई निर्णीत ऋणी है, उसने कपट या बलपूर्वक द्वारा उस व्यक्ति को रोक दिया है जिसके पक्ष में डिक्री का निष्पादन किया गया है। आप इससे इस तरह समझ सकते हैं कि जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, यदि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को कपट या बलपूर्वक द्वारा उस डिक्री के निष्पादन करवाने से रोक देता है, तो ऐसी स्थिति में जब वो व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन या डिक्री या आदेश का निष्पादन, जब वो आवेदन करता है निष्पादन के लिए, तब न्यायालय क्या कर सकता है। तो न्यायालय परसीमा काल को बढ़ा सकेगा। अब यहां पर एक जानकारी और आपको होनी चाहिए कि कपट का पता लगने या बल प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया गया हो, यानी कि परसीमा काल को बढ़ा तो सकेगा, कोर्ट बढ़ा सकेगा, कोर्ट को पावर है ऐसी स्थिति में परसीमा काल को बढ़ा देने का, लेकिन शर्त है कि यह परसीमा काल कोर्ट तभी बढ़ाएगा जब उस व्यक्ति को कपट का पता लगने या उसके विरुद्ध जो बल का प्रयोग किया जा रहा है उस बल के प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ऐसा आवेदन किया जाना चाहिए। यदि 1 वर्ष के बाद
पता लगने के या बल प्रयोग बंद होने के 1 वर्ष के बाद वो आवेदन करता है तो ये धारा लागू नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि उसे 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना चाहिए। तो ऐसा आवेदन यदि 1 वर्ष के भीतर किया गया है उस स्थिति से बाहर निकलने की तारीख से, तो न्यायालय परिसीमा काल को बढ़ा सकेगा। और चूंकि ये सेक्शन 17 से ही संबंधित एमसीक्यू है और सेक्शन 17 का जो संबंध है वो फ्रॉड से है, अब याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिस्वीकृति की जा सकती है। तो अभिस्वीकृति किन किन के द्वारा की जा सकती है? मुवक्किल की ओर से वकील द्वारा की जा सकती है, नियोक्ता के अधीन किसी व्यक्ति के संरक्षक द्वारा की जा सकती है, उचित रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है, संयुक्त हिंदू कुटुंब के प्रबंधक द्वारा की जा सकती है, या फिर उपर्युक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। तो आंसर होगा सभी के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत बार से बेस सेक्शन ही पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन जो करते हो पूछा गया है, जैसा आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ है ऐसा ही पूछा गया है। नियोक्ता व्यक्ति की ओर से दायित्व की अभिस्वीकृति निजी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति कर सकता है। यह किस सेक्शन में बात की गई है? यह इस संबंध में किस सेक्शन में बताया गया है? नियोक्ता व्यक्ति की ओर से दायित्व की अभिस्वीकृति निजी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति कर सकता है, ये बात बताई गई है धारा 20 में। ये धारा आपको याद रखना है। ज़्यादातर लोग निजी व्यक्ति वाला सेक्शन लगा देते हैं, आपको निजी व्यक्ति के अतिरिक्त बात करना है, अन्य व्यक्ति के द्वारा। उस अन्य व्यक्ति को धारा 20 यानी कि सेक्शन 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। चूंकि बात नियोक्ता व्यक्ति की चल रही है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मैटर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी जान लेना चाहिए। नियोक्ता व्यक्ति की ओर से अभिस्वीकृति कर सकता है, तो नियोक्ता व्यक्ति की ओर से जो अभिस्वीकृति है संरक्षक द्वारा की जा सकती है, प्रबंधक द्वारा की जा सकती है, सी है समिति द्वारा की जा सकती है, और डी कहता है कि संरक्षक, प्रबंधक तथा समिति द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है, या फिर इन सभी के द्वारा की जा सकती है। तो ये भी क्वेश्चन जो का त्यों रखा हुआ है। ए बी सी में अलग अलग कर दिया, डी में सारे आंसर को समेट के एक साथ कर दिया। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा ई। नियोक्ता व्यक्ति की ओर से अभिस्वीकृति संरक्षक, प्रबंधक तथा समिति द्वारा या समिति द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है। वाद संसित करने के बाद नया वादी या नया प्रतिवादी बनाए जाने का प्रावधान कौन सा सेक्शन या कौन सी धारा करती है? ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे सेक्शन ही ज़्यादातर पूछा गया है। अब आपको बताना है, तो बताइए। वाद संसित करने के बाद नया वादी या नया प्रतिवादी बनाए जाने का प्रावधान करता है या करती है। तो बनाए जाने का प्रावधान धारा 20 या धारा 21 या धारा 22 या धारा 23 कौन सी धारा करती है? तो आंसर आपने पकड़ लिया होगा, धारा 21 इस बात का जिक्र करती है कि अगर कोई वाद संसित कर दिया गया है तो वाद संसित करने के बाद भी नया वादी या नया प्रतिवादी बनाया जा सकता है।
इससे संबंधित एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है और गलत होता है, या गलत होने के चांस रहते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, जहां की वाद संसित करने के पश्चात नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित या जोड़े जाएं, वहां वाद जहां तक कि उस वादी या प्रतिवादी का वास्ता है या संबंध है, उस समय संसित किया माना जाएगा या समझा जाएगा जब वह पक्षकार बनाया गया, जब से वाद संसित है, सी ए एवं बी दोनों, या केवल बी, आपको बताना है। तो आपको ये नोट पढ़ लेना है, आंसर पता चल जाएगा। रामलिंगम चेट्टियार वर्सेस पी के पट्टाभिरमन 2001 का केस है। साइटेशन है इसका SC 1125। इस वाद में कहा गया, नए पक्षकार के जोड़े जाने पर परिसीमा अवधि उस तिथि से प्रारंभ होती है जब से नया पक्षकार उसमें जोड़ा गया है। तो अब आपको इन चार में से बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो रामलिंगम चेट्टियार का केस यदि देखें तो इससे पता चलता है कि इस प्रश्न का जवाब या उत्तर ए होगा। जब वह पक्षकार बनाया गया तब से, क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, जहां की वाद संसित करने के पश्चात नया वादी या नया प्रतिवादी प्रतिस्थापित या जोड़े जाएं, वहां वाद जहां तक कि उस वादी या प्रतिवादी का संबंध है उस समय संसित किया गया समझा जाएगा जब से वह पक्षकार बनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन लेते हैं। निरंतर संविदा भंग या निरंतर अपकृत्य के मामलों को लागू होती है। तो इनमें से कौन सी धारा निरंतर संविदा भंग या निरंतर अपकृत्य के मामलों को लागू होती है? धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22। तो निरंतर संविदा भंग या निरंतर अपकृत्य के मामलों में धारा 22 लागू होती है। और इसी संबंध में एक प्रश्न और जो सेक्शन के अलावा पूछा जाता है कि निरंतर संविदा भंग की अवस्था में और निरंतर अपकृत्य की अवस्था में नया मर्यादा काल शुरू होता है। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। पूछा गया है कि यदि निरंतर संविदा भंग की अवस्था है या फिर निरंतर अपकृत्य की अवस्था है तो इन दोनों अवस्था में नया मर्यादा काल शुरू होता है। पहला, उस समय के दौरान प्रतिक्षण चलना आरंभ होता रहता है जिसमें यथा स्थिति ऐसा भंग या अपकृत्य चालू रहे, या फिर जब संविदा भंग या अपकृत्य का पता चलता है तब, या फिर दोनों ही स्थिति में चालू रहता है, शुरू रहता है, या फिर केवल बी की स्थिति में, यानी कि जब संविदा भंग या अपकृत्य का पता चलता है तब। तो निरंतर संविदा भंग की अवस्था में और निरंतर अपकृत्य की अवस्था में नया मर्यादा काल उस समय के दौरान प्रतिक्षण चलना आरंभ होता रहता है जिसमें यथा स्थिति ऐसा भंग या अपकृत्य चालू रहे। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपकृत्य को लेकर के हमारे पास अपकृत्य विधि भी है, IPC में भी अपकृत्य के संबंध में चर्चा है, और लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत ऐसे मामलों में मर्यादा काल की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। एक क्वेश्चन और जिसका आंसर आपको ही देना है कमेंट करके। इसका आंसर वीडियो देखते ही देना है, ना तो
से देखना है, कहीं से कोई सोर्स यूज नहीं करना है। जिस समय यदि आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय आपको इसका आंसर कमेंट करना है। चूंकि लिमिटेशन एक्ट में बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है, उंगली में गिने जा सकते हैं इतने सेक्शन हैं, और मुझे पता करना है कि उनमें से आपका जो सेक्शन को लेकर के कंसेप्ट है वो किस हद तक क्लियर है। पूछा जाता है आपसे कि किसी कार्य से वाद हेतु तब तक उद्भूत नहीं होता जब तक कि उसके फलस्वरूप कोई क्षति वास्तव में न हुई हो, ये कहा गया है। अब आपको ये बताना है कि ये बात किस सेक्शन में कही गई है। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कितना भी पीछे चले जाइए, आपको पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। किसी कार्य से वाद हेतु तब तक उद्भूत नहीं होता जब तक कि उसके फलस्वरूप कोई क्षति वास्तव में ना हुई हो। ये बात किस सेक्शन में कही गई है आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट करना है, ए, बी, सी या फिर डी। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपको कोई हेल्प नहीं लेनी है, कोई सोर्स यूज नहीं करना है, तत्क्षण वीडियो देखते समय ही कमेंट करना है यदि आपको सेक्शन की पकड़ है तो। और इसके साथ में अगर आप बता सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो MCQ का वीडियो है वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है या कितना काम का है, आपको इसमें मदद मिली या वीडियो में कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है या और डिटेल करने की आवश्यकता है। जो भी है आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।